सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। देश में इस वक्त 4 अहम विषयों पर ही हर कोई चर्चा कर रहा है। पहली, चीन के साथ भारत के तनाव की। दूसरी, राजस्थान में सियासी उठापटक की। तीसरी, अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण की। और चौथी, भारत में बुधवार को पहुंच रहे 5 राफेल विमानों की। और हमारी आज की चर्चा इसी चौथे मुद्दे अर्थात राफेल पर है। यूं तो राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने की प्रक्रिया यूपीए सरकार के दौर में शुरू हुई, जब 126 विमानों को खरीदने का सौदा अंजाम पाता हुआ दिखा। लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ ही इस सौदे का स्वरूप और लागत दोनों बदल गई। हालांकि इस सौदे को लेकर सियासत भी जमकर हुई, लेकिन हमारा विषय उस पर नहीं है। हमारा विषय यह है कि जिस राफेल सौदे को केंद्र की मोदी सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, उस राफेल के आने से आखिर क्या बदलेगा? क्या राफेल के मिलने से चीन भारतीय भूमि पर अतिक्रमण की कोशिशें छोड़ देगा? क्या राफेल के मिलने से पाकिस्तान अपनी औकात में आ जाएगा? क्या राफेल के आने से भारतीय सीमाओं पर शांति कायम हो जाएगी? क्या फ्रांस से 49,000 में 36 राफेल विमानों को खरीदकर भारत सैन्य तौर पर आत्मनिर्भर बन जाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की सैन्य क्षमता में इन राफेल के शामिल होने से क्या कुछ बदलने वाला है और दुनिया में क्या कुछ बदल जाएगा। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें और उन खास मेहमानों से आपका परिचय कराएं जो इस चर्चा में हिस्सेदारी करेंगे। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और हमारा जो आज का विचार सूत्र है वो बड़ा ही संक्षिप्त है। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि नभः स्पर्शम दीप्तम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं और भगवान का यह विराट रूप आकाश तक व्याप्त है, जो अर्जुन के मन में भय और आत्मनियंत्रण में कमी उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार भारतीय वायुसेना राष्ट्र की रक्षा में वांतरिक शक्ति का प्रयोग करते हुए शत्रुओं का दमन करने का लक्ष्य करती है। यह आदर्श वाक्य भगवत गीता से लिया गया है, जो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। और इसी वाक्य की पृष्ठभूमि में हम समझने की कोशिश करेंगे कि राफेल का भारतीय विमान वायुसेना में शामिल होना क्या कुछ बदल देगा। और इस अहम चर्चा में हिस्सेदारी करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूके देवना जी, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है एयरफोर्स के। हमारे साथ एआईसीसी के संचार विभाग के राष्ट्रीय सचिव विनीत पुनिया जी हिस्सेदारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटला जी भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश से कई बार के विधायक अनिरुद्ध सिंह जी भी हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम राजीव जेटली जी से करते हैं और राजीव जेटली जी से समझना ये चाहते हैं कि आपकी सरकार, वर्तमान मोदी सरकार, राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होने को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर बताती है, दिखाती है। क्या कुछ बदलने वाला है राफेल के शामिल हो जाने से राजीव जी, जिसके कारण से आपकी सरकार, आपकी पार्टी इतनी उत्साहित है? क्या है इसके साथ में? नहीं हिमांशु जी, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी उत्साहित नहीं है। आप एयरफोर्स के ऑफिसर्स जो शायद हमारे साथ बैठे हैं वो आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि एयरफोर्स कितनी उत्साहित है, हमारी सेनाएं कितनी उत्साहित है, हमारी स्क्वाड्रन जो अधूरी पड़ी थी, जिनके पास फाइटर जेट्स नहीं थे, उनको कितनी बड़ी शक्ति लगती है राफेल आ जाने के बाद से। ये सभी लोग और देश की जनता उत्साहित है कि हमारी सेनाएं सक्षम हो रही हैं, हमारी सेनाएं मजबूत हो रही हैं, हमारी सेनाओं के पास वो ताकत आ रही है जो ताकत उनको मिलनी चाहिए थी। उनके जज्बे को पूरा देश सलाम करता है। लेकिन आप बिना हथियार के सैनिक से ये नहीं कह सकते कि युद्ध भूमि में जाएं, युद्ध लड़के आए। जब तक आप सेनाओं को उनके हथियार नहीं देंगे, उनको वो टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, उनको अपग्रेड नहीं करेंगे, तब तक कितना भी हमारा मनोबल क्यों ना बड़ा हो, हमारे सेनाओं की तरफ से तो मनोबल बढ़ा रहेगा। लेकिन हमारी लीडरशिप का क्या होगा? हमारी लीडरशिप जिसने हमेशा हमारी सेनाओं को बिना हथियारों की कोशिश करी, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी एम्यूनेशन के, बिना किसी फाइटर जेट के आप अपनी सेनाओं के साथ गुजारा कीजिए। और हम जो काम करेंगे वो ये काम करेंगे कि हमारा हिस्सा कितना बनता है किसी डील में। अगर हमारा हिस्सा नहीं बनता तो हमें अपनी सेनाओं की परवाह नहीं है। तो यही बात देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले सेनाओं की जरूरत को समझा। सेनाओं की जरूरत को समझने के हिसाब से उन्होंने इस डील को करा और उन्होंने ये देखिए कितनी स्पीडी डील करी। कहाँ पे हम 15 साल से इंतजार कर रहे थे कि हमारी सेनाओं को राफेल जेट मिलेंगे, राफेल फाइटर प्लेन मिलेंगे, लेकिन सेनाएं भी देखती रही और लीडरशिप भी देखती रही। लीडरशिप इसलिए देखती रही
कि हमारा क्या होगा, और सेनाएं इसलिए देखते रही कि हमें कब मिलेंगे। तो जी। ये बदलाव बहुत बड़ा है, बहुत बड़े देश की जरूरत थी, देश की जरूरत को पूरा किया गया है, और हमारी सेनाएं बॉर्डर्स पर सक्षम हुई हैं। आज चाहे पड़ोसी देशों की बात कीजिए, किसी भी देश की बात कीजिए, उसे एहसास हो रहा है कि भारत अपने आप में इतना सक्षम है कि आज चुनौती नहीं दी जा सकती है। वो सेनाएं घबराई हुई है, तो वो उसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। चाहे हमारे बॉर्डर के ऊपर जो भी जिस भी देश की सेना खड़ी है, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो किसी दूसरे देश की हो, इन सभी ने एहसास किया कि भारत के साथ पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। तो ये खुशी की वजह पूरे देश की है। हो सकता है किसी एक राजनीतिक पार्टी के लिए दुख की बात हो सके कि हमारे रहते डील नहीं हुई, हमारा हिसाब किताब पूरा नहीं हो पाया। अगर हमारा हिसाब किताब भी पूरा हो जाता तो शायद वो भी आज खुशी मना रहे होते। एक गम का जोर जरूर हो सकता है कि एक बड़ा कट जो मिला करता था डिफेंस डीलों के अंदर, जैसा आपने देखा इस देश के अंदर प्रथा रही है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां उसके ऊपर बैठी, उन्होंने अपने आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी मसले गए। तो पहली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी सुप्रीम कोर्ट गया उसको वहां पर भी मुंह की खानी पड़ी, और देश की सेनाओं को हमने सक्षम किया। राजीव, मेरे दो सवाल है आपसे। आपकी सरकार 6 साल की है, 6 साल में उपलब्धि के तौर पर है कि आप 5 राफेल विमान अभी भारतीय वायुसेना के बेड़े का हिस्सा बन रहे हैं। बाकी बचे हुए 31 विमान और 1.5 साल के अंदर आ जाएंगे। पर हमारे पास आंकड़ा कि इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 2012 विमानों का दस्ता है। 2012 विमानों को पूर्ववर्ती सरकारों ने उपलब्ध कराया है। क्या उन सरकारों ने कुछ नहीं किया था जिस तरीके से आपने खारिज कर दिया? 2012 विमान है जिसमें सुखोई भी है, मिराज भी है, मिग भी है। भारतीय वायुसेना का जौहर इन विमानों के माध्यम से देश ने देखे। एक सवाल तो ये। दूसरा ये जानना चाहता हूं, राफेल को लेकर आप इतने उत्साहित हैं। जिस समय पर राफेल का प्रस्ताव बना था उस समय पर भी आपकी पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर था। उस समय पर जरूरत महसूस की गई थी कि इस देश को 42 स्क्वाड्रन कमांड की जरूरत है और हमारे पास केवल 34 बची हैं। 126 विमानों की जरूरत महसूस की गई थी, 126 की प्रक्रिया हुई थी। आप केवल 36 उपलब्ध करा रहे हैं और उसमें दावा कर रहे हैं कि सेनाओं को हम अत्याधुनिक कर रहे हैं, उन्हें पर्याप्त हथियार दे रहे हैं। 126 की जगह 36, फिर भी गर्वित हैं आप, कैसे? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। पहली बात तो आपने पूछी कि क्या आप पिछली सरकारों को क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। मेरे पहले जवाब में मेरे को लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर था। मैं ये नहीं कहता हूं कि पिछली सरकार को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। देखिए, देश की सेनाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए अगर आप अपनी जरूरतों का ख्याल पहले रखेंगे तो मुझे लगता है देश के सामने चुनौती पैदा होगी। और आपने अपने प्रश्न में ही अपना उत्तर दे दिया कि हमारी स्क्वाड्रन को जितनी जरूरत है उतने विमान अभी हमारे पास नहीं है। अब देखिए, राफेल 5 हमारे पास आए हैं, राफेल हमारे और भी जल्दी से आने वाले हैं। राफेल की जो संख्या है वो हमारे स्क्वाड्रन को पूरा करती है। राफेल ने डिसॉल्ट एविएशन ने अपना मेंटेनेंस हब भी इंडिया में नागपुर के अंदर बना लिया है। तो ये सारी जरूरतें जो पहले रुकी पड़ी थी वो पूरी होनी शुरू हो गई है। देखिए, बड़ी तादाद के अंदर हमारे को ये विमान मिलने वाले हैं, बड़ी तादाद के अंदर उसकी प्रोडक्शन हो रही है। तो आज 5 विमान हमारे पास आए हैं, 5 विमान जिसकी अपेक्षा नहीं की गई थी। मेरे को लगता है कि शायद एयरफोर्स ने भी कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया था कि शायद अब हमें कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि वाजपेयी जी के वक्त पे इस जरूरत को महसूस किया गया था। 10 साल तक और उसी विमानों के नेगोशिएशन होता रहा। नेगोशिएशन के अंदर किस तरह की बातें बाहर निकल के आई हैं वो भी जग जाहिर है। तो वो विमान को गंभीरता से चाहते नहीं थे लेकर के आने के लिए, लेकिन हमारी सरकार ने उसको गंभीरता से लिया। और अब विमानों की आप देखिए, अब रशिया के साथ हमारी एक बड़ी डील हुई है। रशिया से फाइटर जेट आ रहे हैं, फ्रांस से हमारे फाइटर जेट आ रहे हैं। तो विभिन्न देशों से जहां जहां इजराइल के साथ हम उसकी अपग्रेडेशन की जो बात चल रही है, राफेल के अंदर जो रडार्स की बात चल रही है, जो उसको अपग्रेड किया गया है इजराइल के साथ मिलकर। तो ये बहुत सारी चीजें, मुझे लगता है जो भी टेक्निकल लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो बहुत बेहतर जानते हैं कि कितनी तेजी के साथ इस काम को किया गया। और डिसॉल्ट एविएशन के सीईओ ने भी इस बात को रखा कि ये अभी शायद और भी डिले हो सकता था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जिस तरीके से उनका करेज है, जिस तरीके से उनका डेडिकेशन है, जो कमिटमेंट वो रखते हैं अपने देश के प्रति, उसकी वजहों से ये प्रोसेस बहुत फास्ट हुआ, बहुत जल्दी से चीजें मिल गई। आपने सारी बात कही, लेकिन मैंने जो मूलभूत प्रश्न उठाया उसका उत्तर आपने नहीं दिया। सब कुछ कहा आपने, मैंने केवल इतना जानना चाहा, आपके ही सम्माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो आपके लिए गौरव का विषय है और उपलब्धि के तौर पर है, न केवल आपकी पार्टी के लिए बल्कि देश के लिए गौरव का विषय है,
उनके प्रधानमंत्रित्व काल में यह महसूस किया गया कि हमें लड़ाकू विमानों की जरूरत है। 126 विमानों की जरूरत आज से 20 साल पहले महसूस की गई थी। एक विमान इस 20 साल की अवधि में नहीं आया। आपकी उपलब्धि है कि आप 5 दिला रहे हैं, पर उस समय 126, तब हालात इतने भयावह नहीं थे और आपने 126 की जगह 36 कर दिए। फिर भी आप संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, उपलब्धि मान रहे हैं उन राफेल विमानों को जिसके संदर्भ में आपका मानना है कि इससे बेहतर कोई विमान ही नहीं है। संख्या आपने घटा दी, रोशनी डालेंगे? जी हिमांशु जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो विमान हमारे 36 आ रहे हैं, उसके बाद हमारी इन विमानों की सैकड़ों की तादाद में अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडेक्स करने की जो रूपरेखा है वो तैयार हो चुकी है। हमारा उद्देश्य, जो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, हमारा उद्देश्य राफेल को इंडिया में बनाने का है। वो राफेल इंडिया में फ्रांस के साथ टेक्निकल वेंचर के साथ बनेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। बीच में जो हमारी जल्दी जरूरत थी उसको पूरा करने के लिए राफेल की इमीडिएट डिलीवरी ली गई है। अगर हम उस प्रोसेस को अभी अपनाते हैं तो मुझे लगता है और बहुत लंबा वक्त लगता है, क्योंकि हमसे पहले जो सरकारें यूपीए की रही हैं वो इसी बात को कोट करती रही कि इंडिया में बनाना है। लेकिन आप देखिए, टेंडर फ्लोट करते थे, टेंडर फ्लोट करने के बाद उसकी नेगोशिएशन नहीं होती थी, लंबे वक्त तक 4-4 साल तक उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होता था। तो आप क्या उम्मीद करते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो अपनी जरूरत महसूस करी थी, हमारी सरकार नहीं रही थी उसके बाद, तो वो जरूरत महसूस करी थी, उसके ऊपर अपना फंक्शन भी शुरू किया था। लेकिन हमारी सरकार के बाद जो सरकारें रही, वाजपेयी जी की सरकार के बाद जो सरकारें रही, उनका दायित्व बनता था कि अगर सरकार ने ये मांग सामने रखी है कि हम 126 फाइटर जेट्स की जरूरत है तो वो इमीडिएटली मिलने चाहिए थे। आज कैसे मिल रहे हैं? आज हम रशिया के साथ डील कर रहे हैं, आज कैसे मिल रहे हैं? आज फ्रांस के साथ कितना स्पीडी वर्क हो गया, मात्र 6 साल नहीं, मात्र अगर देखा जाए तो 3-4 साल के प्रोसेस के अंदर हमने, जब हमारे फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जब इंडिया में आए थे, प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वक्त पे, उस वक्त हमने इस प्रोसेस को शुरू किया था 2015 में। लेकिन उसके बाद इतनी जल्दी आपको डिलीवरी मिल रही है जहाजों की, और जहाज बहुत जल्दी आने वाले, और मेक इन इंडिया जहाज भी, इंडिया के अंदर भी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो भी शुरू होने वाली। तो ये जेटली जी का कहना है। मेरे साथ में विनीत पुनिया जी है, उसके बाद में मैं कैप्टन साहब के पास चलूंगा, देवनाथ जी के पास में, लेकिन पुनिया जी से जानना चाहता हूं। पुनिया जी, 126 की जरूरत महसूस की थी देश ने 2000 में, 10 साल बीच में सरकार रही, कुछ कर नहीं सके आप, और जैसे तैसे वर्तमान सरकार ने 36 विमानों की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी, 5 आ रहे हैं। एक मुंह से बधाई भी नहीं निकल रही आपकी पार्टी की ओर से, कोई शाबाशी देने के लिए तैयार नहीं, किसी प्रकार का प्रोत्साहन देने के लिए तैयार नहीं। क्या करना चाहते हैं आप इस विषय के संदर्भ में? किस बात पे इतनी शुद्धता, किस बात की निराशा, किस बात की नाराजगी? विनीत पुनिया जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, मैं उनके पास में दोबारा चलूंगा, कुछ ना कुछ तकनीकी तौर पर प्रॉब्लम आई है। अब शायद आ रही है जी। हाँ, सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ, बधाई दूंगा जेटली साहब को जी कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल में 5 मान हासिल किए। मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ, और बधाई मैं इस बात की कि उन्होंने 6 साल में 500 उनके भाजपा के कार्यालय पूरे देश में तैयार हो गए हैं, और 400 पे काम बारे में जेपी नड्डा जी ने आज ट्वीट करके बताया भाजपा ने कि वो अगले साल में 400 कार्यालय तैयार हो जाए। ये इको हो रहा है, जरा पाएंगे प्लीज? मैं आपके पास दोबारा आता हूं विनीत जी, आपके साथ में कुछ ना कुछ इको की प्रॉब्लम है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मेरे साथ में जनरल बख्शी साहब भी जुड़ गए हैं, जीडी बख्शी साहब, रिटायर्ड मेजर जनरल, आपका स्वागत है मेजर साहब। लेकिन मैं देवनाथ साहब के पास चल रहा हूं। देवनाथ जी, आपसे समझना चाहता हूं, आपके पास तजुर्बा रहा है, भारतीय वायुसेना बेहद उत्साहित है, यह दावा है राजीव जेटली जी का। जो वायुसेना की स्थिति है, जो संसाधन है और सीमाओं पर जो चुनौती है, क्या इन 36 विमानों के मिलने से वो सारी चुनौतियों का सामना करने पे आपकी वायुसेना सक्षम हो जाती है? क्या ये वाकई इतनी चमत्कारिक घटना है कि हम सब लोग इतने ज्यादा हर्षित हो रहे हैं, या हमारी जरूरतें ज्यादा हैं और उसका एक छोटा सा हिस्सा इन विमानों की आपूर्ति से पूरा हो रहा है? जी हाँ, आपने एकदम सही फरमाया जी। हमारे 2 दुश्मन देश हैं जी, इनका सामना करने के लिए भारतीय वायुसेना के पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए जी। आज की तारीख में ये घटते घटते 34 या 32 बच गए हैं जी। आपका यह कहना कि 126 आते तो बहुत बढ़िया होता जी, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि 36 जहाज भी बहुत शानदार उपलब्धि है जी। आज की तारीख में 5 जहाज हमारे पास आए हैं
और ये 5 जहाज जो हैं ये फोर्स मल्टीप्लायर, एक एक राफेल दुश्मन के 4 F-16 के बराबर है जी। एक एक राफेल चाइना के पास जो सबसे शानदार जहाज है J-20 जी। एक एक राफेल 2-2 J-20 को एक साथ संभाल सकता है। जी मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक एक्स फाइटर पायलट हूँ। जी। युद्ध के मैदान में किसी भी देश के लिए ये संभव नहीं है कि वो सारे के सारे जहाज जितने होने चाहिए सब वहाँ पर उपलब्ध हों। जी। हर एयरफोर्स यह कोशिश करती है कि जिस दिन युद्ध चालू हो, जो भी जहाज उसके पास है उसके साथ वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। युद्ध के मैदान में खासतौर से एयरफोर्स की लड़ाई में ये होता है कि आसमान में अगर 100 जहाज हैं मेरे जी। तो उसमें से 10 या 20 तो राफेल जैसे अति आधुनिक होंगे, जी। लेकिन 20, 30 या 40 जहाज मेरे नीचे उस दिन सक्सेसफुली सक्षम लड़ाई कर रहे होंगे, जबकि वो हो सकता है 10 साल 20 साल पुरानी हो। तो 5 राफेल जब आएंगे, इनकी छत्र छाया में युद्ध भूमि में, वायु युद्ध भूमि में, इनके प्रोटेक्शन के नीचे, 5 राफेल के प्रोटेक्शन के नीचे दर्जनों MiG-29, Era 2000, जगुआर और Su-30 सक्सेसफुली ऑपरेट करेंगे दुश्मन से निर्भय होकर, क्योंकि उनको मालूम है, Su-30 के पायलट को मालूम है, जगुआर के पायलट को मालूम है कि दुश्मन पर अचूक और अभेद निशाना लगाओ बिना डर के, क्योंकि आसमान से दुश्मन की रक्षा ये 5 राफेल कर रहे हैं। इट विल एक्ट एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। हमारी वायुसेना में हमारे जो शूरवीर जवान हैं, एयरमैन हैं, पायलट हैं, टेक्नीशियन हैं, इन जहाजों के आने से उनका सीना चौड़ कर खोल गया है जी। खुशी की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जहाज के आने के साथ ही हमारे दोनों ही दुश्मन देशों में एक साइकोलॉजिकल जी मनोवैज्ञानिक अटैक हुआ है। जी। दोनों ही देश सोच रहे हैं, थोड़ा सा भौचक्का भी हो गए हैं कि अब ये 5 जहाज तो आ जाए हैं, जरूरत पड़ने पर फ्रांस ने बोल दिया कि 5 जहाज तुरंत 48 घंटे में और भेज देगा। जी। जिस दिन हमारे पास 10 राफेल हो जाएंगे, आप यकीन कीजिए भारतीय वायुसेना दुश्मन की छाती में घुसकर उसके दिल पर प्रहार करेगी सक्सेसफुल। देवना जी, मेरा आपसे सवाल है, आप 5 से इतने उत्साहित हैं, 10 आ जाएंगे तो हम दुश्मन देशों के अंदर भी घुस जाएंगे, ये आपका कहना है। गलती कहां पर थी? जिन्होंने पहले आकलन किया था कि हमें 126 की जरूरत है, आपके अनुसार तो 5 और 10 ही पर्याप्त है, तो गलती कहां थी? पुराना जो आकलन था 126 का कि इस देश को 126 इस प्रकार के विमानों की जरूरत है, वो गलती थी, या अभी कहीं ना कहीं हमने समझौता किया अपनी जरूरतों के साथ में और 36 में ही संतुष्ट हो रहे? यही सवाल है मेरा। सवाल एकदम दुरुस्त है। हमें 126 जहाजों की रिक्वायरमेंट है और भारतीय वायुसेना भारत सरकार के पास रोज नतमस्तक होकर जाती है। पार्टी इन पावर इज इमेटीरियल, लेकिन हमारे जो बड़े बड़े वायुसेना के अधिकारी हैं वो हर हफ्ते हर महीने देश की सरकार के साथ मीटिंग करते हैं कि हमें 126 चाहिए। लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, हमने देश में ही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को विकसित कर लिया है जी। तेजस मार्क 1 सुलूर एयरफोर्स बेस में तैनात हो गया है और फर्स्ट स्क्वाड्रन जो है वो ऑलमोस्ट ऑपरेशनल हो गया है जी। भारत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 83 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर दे दिया गया है। ये 83 एयरक्राफ्ट भी अगले कुछ सालों में आ जाएंगे जी। एक और खुशी की बात यह है कि भारत सरकार ने अब AMCA एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को विकसित करने के लिए HAL और DRDO को आदेश दिया है जी। AMCA अगर सब कुछ सही रहता है तो अगले 10 साल में या 15 साल में भारत के आसमान में उड़ने लगेगा जी। ये तमाम बातें कही हैं देवनाथ साहब ने। मेरे साथ में जनरल GD बख्शी साहब हैं। बख्शी साहब, आपका स्वागत है।
आपसे समझने की जो बात है, हमारी चर्चा चल रही थी उसमें राजीव जेटली जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका मानना है कि पिछले कुछ सालों में जो सरकारें इस देश में थी उन्होंने सैन्य जरूरतों को कभी गंभीरता से नहीं लिया, उससे ज्यादा गंभीरता से अपने कमीशन को, अपने हिस्से के संदर्भ में आग्रह रहा, इसीलिए सेनाओं को समझौता करते रहना पड़ा। और जब से उनकी सरकार आई, सेना को जरूरी जो सामान है वो उपलब्ध कराया जा रहा है और राफेल उसकी एक कड़ी है। दावे से बतौर पूर्व सैन्य जनरल कितना सहमत हैं आप? क्या पहले इस देश की जो सेना संबंधी जरूरतें थी, जो भी सरकारें थी, वो उन्हें पूरा नहीं करती थी, और जब से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है तभी से जरूरतें पूरी हो रही हैं और सेना को वो तमाम साजो सामान उपलब्ध हो रहा है, चाहे वो ये राफेल या बाकी चीजें, जो पहले कभी नहीं था। सहमत है आप? देखिए, ऐसा है कि जो 10 साल जो थे यूपीए के, जी माफ कीजिए, लेकिन उसमें हमें कुछ भी हमारी जो आयुध पूर्ति होनी थी वो नहीं हुई। जी उनके साथ बोफर गन हमने कोई 40 साल पहले मांगी थी और अभी तक वो हमको पूर्ण रूप से नहीं मिलनी शुरू हुई। अब जाके आके M777 155 मिलीमीटर कुछ तोपें आई हैं और दूसरी ये जो धनुष तोपें हैं ये आनी शुरू हो रही हैं। हमको कोई 30 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ा ये बोफोर की रिप्लेसमेंट का, जो अब जाके आनी शुरू हुई है पिछले 2-3 सालों के अंदर। ठीक है साहब, जहां तक एयरफोर्स का सवाल है, हमको रियली 45 स्क्वाड्रन की फोर्स चाहिए और हमने कहा था कि कम से कम 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए एक 2 फ्रंट की सिचुएशन पे डील करने के लिए। लेकिन साहब, बड़ी ये कष्ट की बात है कि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कोई 28 पे आ गई है आज के दिन। क्यों आ गई है? क्योंकि कुछ किया नहीं गया। वहां पे जो बिग जहाज है, 21 जहाज, वो टपक रहे हैं आसमान से जी, और बिग 23 फेज आउट हो गए, बिग 27 फेज आउट हो गए, और जो आने थे LCA वो अभी तक आए नहीं है। जो आने थे रफाल 120, अभी पहली खपत उनकी कल पहुंच रही, और वो भी जब सरकार बदली हुई जी। क्योंकि जब जो हमारे संत एंटनी थे पिछले रक्षा मंत्री, उन्होंने जो उसको बिल्कुल ही लॉक जैम, चक्का जैम लगा दिया था। वो कहते थे मेरी धोती सफेद है, मैं कुछ जो है गलत नहीं होने दूंगा, और गलत तो क्या, उन्होंने कुछ होने ही नहीं दिया था। एक जो मात्र उन्होंने किया वो था कि जो VVIP हेलीकॉप्टर जी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला कि साहब मेरे लिए बहुत महंगे हैं जी, उन्होंने बोला कि हमको 12 चाहिए था, 12 जी। जो ओबामा ने कह दिया कि ये मेरे लिए बहुत जो है महंगा हेलीकॉप्टर है, इटालियन हेलीकॉप्टर, हमको 12 चाहिए, और उसके पीछे तो हाथ धो के पड़ गए, सारे सिस्टम छोड़ दिए अलग, और वो जैसे तैसे इसको लाना है जी। और साहब वो फाइटर कौन लाएगा जी? वो LCA किधर है? रफाल पे जब ये सरकार आई, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल रद्द करा दिया था। वो कह रहे थे हम इतने दाम पे ला रहे हैं, उतने दाम पे ला रहे हैं, आप एक भी लाए जी, 0, कितने लाए आप? 0 लाए जी। बातें करते रह गए और लिखिया कुछ नहीं, और फिर वो लॉक जैम में अड़ंगे में फंस गया कि वो हाल में अगर बनता है तो रफाल कंपनी ने बोला हम गारंटी नहीं देंगे जी, हम नहीं दे सकते, तो इन्होंने लगा दिया गारंटी के बगैर हम नहीं लेंगे। देखिए साहब, ये इनकी नीति रही है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट से पैसा निचोड़ने के लिए उसे लंबा खींचो, लंबा खींचो, लंबा खींचो, सालों साल उसको पीछे करो। भाड़ में जाए देश की सुरक्षा, भाड़ में जाए हमारा जो फौज को चाहिए, जो एयरफोर्स को चाहिए, जो नेवी को चाहिए, वो खेते जाओ साहब, हमको हमारा जो है उसमें कट जो है वो हमको शेयर चाहिए। और साहब 10 साल कुछ नहीं हुआ, ये कटु सत्य है जी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और ये कटु सत्य है कि 10 साल कुछ नहीं हुआ, ये कटु सत्य है। जनरल साहब, ये आपका मानना है। एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं, फिर आपने जो बातें कही हैं इसको लेकर मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता यहां बैठे उनसे बात करूंगा। आपसे समझना ये चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से हमारी सीमाओं पर तनाव बढ़ा है। पाकिस्तान से तो तनाव चलता ही था, पर पिछले कुछ समय से चीन के साथ जो तनाव बढ़ रहा है उस पर आपकी लगातार निगाह रही है। राफेल के आने से उस तनाव में कोई फर्क पड़ने की उम्मीद बतौर सैन्य अधिकारी आप करते हैं? क्या आपको लगता है कि पेंगोंग में जो सेना जमी हुई है चीन की, क्या कुछ दबाव की उम्मीद कर सकते हैं हम,
या केवल और केवल अपना हौसला बढ़ाने के लिए है, दुश्मन पर कोई बहुत फर्क पड़ेगा ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती? जी जनरल साहब, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी। अच्छा, देखिए साहब, ऐसा है, बात ये नहीं कि 8 इंच जमीन वहां ले ली, 2 गज यहाँ ले ली, 10 गज वहां ले ली जी। बात यह है कि चीन की 2 डिवीजन, 6 मैकेनाइज्ड डिवीजन और जो 4th हाईलैंड मोटराइज्ड डिवीजन है, वो शिनजियांग से 1000 किलोमीटर चल के हमारे लद्दाख की सीमा पे तैनात हो गई है। और जो हमारी बनाई सड़क है दारबुक से दौलत बेग ओल्डी, जो करोड़ों रुपए की लागत पे हमने बनाई है और जो बिल्कुल मतवाजी चलती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, उसके ऊपर वो खतरा पैदा कर रहे हैं, उसको काटने की धमकी दे रहे हैं जी। तो अगर वो 1.5-2 किलोमीटर पीछे हटे भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन टैंक लेके आया है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री लेके आया है और ये 1.5-2 किलोमीटर कवर करने में टैंकों को 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट जी। ये जो सारी फॉर्मेशन है स्टाटस को एंटी, इनको वापस शिनजियांग जाना होगा अगर शांति होनी है और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। भारत की जो वायु सेना है उसका पलड़ा भारी है हिमालयन फ्रंट पे। भारत की जो सेनाएं हैं माउंटेन वॉरफेयर में हम ज्यादा तगड़े हैं, हमें ज्यादा युद्ध का तजुर्बा है। चीन की फौज को लड़े 42 साल हो गए, जंग खा चुकी है। वो बातें ज्यादा करते हैं, काम वो लड़ाई करने की स्थिति में नहीं है। वो आपने देखा क्या तमाशा उन्होंने किया 15 जून को रात को, और वो पिटे हैं जी। और अगर अभी तो हमारे लड़कों ने हुक्म मानते हुए फायर नहीं खोला जी। अब तो फायर खोलने का आदेश मिल चुका है। मेरा ख्याल हमने ये लड़ाई शुरू नहीं की, लेकिन अगर चीन बाज नहीं आया तो हमको ये लड़ाई खत्म करनी पड़ेगी। बड़े महत्वपूर्ण बात जनरल साहब कह रहे हैं कि हमने लड़ाई शुरू नहीं की पर लड़ाई हमें खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन विनीत पुनिया जी के पास मैं दोबारा चलता हूं। आपकी सरकारों के संदर्भ में जो दर्द, जो तकलीफ, जो पीड़ा हमारी सेना के पूर्व प्रमुख अधिकारी व्यक्त कर रहे हैं विनीत जी, मैं भाजपा के राजीव जेटली जी की बात नहीं कर रहा, उन सैन्य अधिकारियों की बात कर रहा हूं जो इस देश का गौरव रहे हैं, जो इस देश का गौरव है। वो सवाल उठा रहे हैं आपकी कार्यप्रणाली पर, आपके तौर तरीकों पर, आपकी सरकारी के द्वारा जो कुछ नाकामी रही उसके संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे आप? विनीत जी की आवाज अब तक नहीं पहुंच रही है। मैं एक बार अनिरुद्ध सिंह जी के पास चलता हूं। जी विनीत जी। आवाज आ रही है आप? जी। मैं सबसे पहले जेटली साहब को बधाई देना चाहता था, वो कंप्लीट करूंगा अपनी बात जो बीच में रह गई थी जी। कि उन्होंने 6 साल में प्राथमिकताओं का खेल है, खैर इसमें कोई उनका कसूर नहीं मैं मानता, बहुत जो अपना अपनी पसंद होती है, कि पिछले 6 साल में भारतीय जनता पार्टी के 500 कार्यालय देश भर में तैयार हो गए हैं और 400 पर अभी काम चल रहा है। ये आज भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट करके बताया है, तो मैं इसके लिए जेटली साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके 900 कार्यालय 6 साल के रिकॉर्ड कार्यकाल में तैयार हो जाएंगे। और ये अपनी अपनी प्राथमिकता की बात है। देश ने इनको चुना था कि एक अच्छी सरकार देंगे, लोगों का भला करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, लेकिन जो हुआ वो सबके सामने है। अब मैं वापस आऊंगा बात उस बात पे कि जो बात कर रहे थे कि राफेल पे कांग्रेस को खुशी है या ना खुशी है। कांग्रेस को बहुत खुशी है और हमसे ज्यादा कोई खुश नहीं है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है और इस मामले पे कोई दो राय नहीं हो सकती कि राफेल एक बहुत अच्छा जहाज है और इसको भारत की सेना ने, भारत की एयरफोर्स ने चुना था। इसको यूपीए ने या बीजेपी ने नहीं चुना था, भारत की सेना ने चुना था, जिसका सब लोग सम्मान करते हैं। और मैं कोई भी किसी भी इश्यू पे, मेरे सेना के जो जनरल्स बैठे हैं, मैं उनके साथ कोई डिबेट नहीं करना चाहूंगा। मैं सिंपल अपनी बात रखूंगा। मैं क्योंकि मेरे लिए मेरा एक नियम है कि मैं सेना के किसी भी जुड़े हुई चीजों पे उनके साथ बहस नहीं कर सकता। मैं पार्टियों से बहस कर सकता हूं, उनका हम बहुत काम करते हैं और उनकी किसी बात को मैं नहीं काटना चाहूंगा। दूसरी बात, मैं सिर्फ जेटली साहब को 2 बातें पूछना चाहता हूं कि जहां तक बात है, क्या वो बताएंगे कि उन्हीं की पार्टी के नेता हैं MM जोशी,
श्री मुरली मनोहर जोशी जो एक्स बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें डिफेंस एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट थी कि डिफेंस एक्सपेंडिचर वाज लोएस्ट सिंस 1962, लोएस्ट इन 56 सालों में सबसे कम है बीजेपी का। जी। दूसरा, मैं आपसे उनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या वो इस बात से इनकार करते हैं कि उन्हीं के नेता थे जनरल बीसी खंडूरी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं जी, उनकी स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस थी, जिसने ये कहा था कि 68% ऑफ आवर इक्विपमेंट्स वो विंटेज क्वालिटी के हैं और हमें रिसोर्सेज नहीं दिए जा रहे, हमें रिसोर्सेज दिए जाने चाहिए। क्या वो इससे इनकार कर सकते हैं कि खंडूरी साहब ने यह भी कहा था कि पीएमओ की इंटरवेंशन को सॉर्ट किया था कि एलोकेशन बढ़ाया जाए, लेकिन आज डिफेंस का एलोकेशन बहुत कम है। क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि डीए, जिससे जो हमारे एक्स फौजी हैं, इनका भी डीए सरकार ने काटा है 11,000 करोड़। डीए जो है 15 लाख आर्म फोर्सेस का और 26 लाख पेंशनर्स का। जी। तो जो बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने अभी इस समय कोरोना के टाइम में उनका डीए की किस्त काट दी है, लेकिन अपनी प्रायोरिटी का सवाल है। इसमें सरकार हमने चुनी है तो हम भुगतेंगे कि, लेकिन वो सेंट्रल विस्टा को बनाएंगे, सेंट्रल विस्टा को नहीं रोकेंगे, लेकिन ये सब चीजें आर्मी को जो डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए हैं वो नहीं देंगे। दूसरी बात, जो वापस मैं आऊंगा राफेल पे, राफेल एक बहुत अच्छा जहाज है और इसके आने से हमारी फौज को बहुत ताकत मिलेगी। और आज का समय भी ऐसा समय है जिसमें कोई भी में तू मैं नहीं होनी चाहिए इस मामले पर कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। बात आज ये है कि हमें देश को लेकर आगे बढ़ना है, एक देश के रूप में हम आगे बढ़ें, और जिसमें सबका साथ जरूरी है। और इसमें मैं कहूंगा कि अगर आपने 5 विमान लेके आए हैं, अच्छी बात है, और भी लेके आइए। एक मैं और सवाल पूछना चाहता हूं कि माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स है, जो फौजी जनरल बैठे हैं, मुझे वो करेक्ट कर देंगे प्लीज, कि मनमोहन सिंह सरकार ने 90,000 की स्ट्रॉन्ग माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स बनाने का वो किया था, लेकिन इस सरकार ने उसको फंड्स की कमी करके रोक दिया है। इसके अलावा मैं और भी आपसे 2-3 आंकड़े और दूंगा। मैं विनीत जी आपको रोकूंगा, हमारा विषय राफेल पर केंद्रित है। कांग्रेस इस हालत में क्यों पहुंची, इस पे हम कई बार बात करते हैं। एक विषय निकल कर आ रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर जरूरत महसूस की गई 126 विमानों की, स्क्वाड्रन के संदर्भ में 42 कम से कम होनी चाहिए, वैसे तो 45 होनी चाहिए, हमारी 34 रह गई थी। विमान आने चाहिए थे। 10 साल आपकी सरकार रही, एक विमान इस देश की वायुसेना को आपकी सरकार उपलब्ध नहीं करा सकी। इन 126 राफेल में अपनी नाकामी मानते हैं क्या? उन कारणों में एक कारण गिनते हैं कि कांग्रेस इस बदहाली को प्राप्त हुई क्योंकि आप इस देश के लिए जो जरूरतें थी उन्हें समय पर पूरा कर पाने में, देश की जरूरतों को दे पाने में नाकाम रहे। कोई इंकार? देखो, मैं ये देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल पे मैं कोई तू मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं 2 बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। डिफेंस की जो खरीद होती है वो उसमें समय लगता है, उसमें कितना? डिफेंस की साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल दिए इस देश की जनता ने आपको। 10 साल में एक विमान नहीं दे पाए। और जनरल बख्शी साहब बता रहे हैं आपकी दिलचस्पी किसमें रही? वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने के संदर्भ में। सामने बात है, और इसमें आप कहें मैं तू मैं नहीं चाहता। तू मैं चाहता कौन है? सीधे मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मुद्दे के संदर्भ में जवाब की अपेक्षा कर रहे हैं। विनीत पुनिया जी देना चाहें दें, नहीं देना चाहें नहीं दें। नहीं, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं इसका जवाब दूंगा आपको कि मई 2011 में एयरफोर्स ने शॉर्टलिस्ट किया था। मई 2011, आप ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मुझे करेक्ट कर देंगे जो जनरल साहब बैठे हैं और ग्रुप कैप्टन साहब बैठे हैं, प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मई 2011 में हमारी एयरफोर्स ने शॉर्टलिस्ट किया राफेल और यूरो फाइटर जेट्स को। मैं बीच में रोक देता हूं आपको। 2007 में एक एंटनी डिफेंस मिनिस्टर थे, उस समय पर यह तय हुआ कि विमान खरीदे जाने हैं। 4 साल लगा दिया आपकी सरकार ने शॉर्टलिस्ट करने में। 6 विमानों के संदर्भ में 2007 में प्रस्ताव आ गए थे इस देश के सामने। 4 साल लगा दिए आपने केवल ये तय करने में कौन इस लायक है। दूसरी सरकार है आपके सामने, 2015 में तय किया, 2020 में डिलीवरी हमारे पास है। वो ऑलरेडी तय हो चुका था। हिमांशु जी, मैं बिल्कुल माफी के साथ एक बात कहूंगा जी कि ये फैसला सरकार नहीं करती है, ये फैसला एयरफोर्स को करना होता है। हमारी उनकी जरूरत एक पूरा मैकेनिज्म होता है जी। क्योंकि ये रातों रात फैसले, ये लाला जी की दुकान नहीं है कि आप केले लेने गए थे और अरे विनीत जी मुद्दे पे आइए ना।
10 साल में आप एक विमान नहीं दे पाए, इसे अपनी नाकामी के तौर पर स्वीकारने में कोई परेशानी आपको? क्या हाँ नहीं दे पाए, हम नहीं दिला पाए आपको, नहीं दे पाए इस देश को एक विमान? अंशु जी सिर्फ 1 मिनट लूंगा, सिर्फ 1 मिनट जी। 2011 में हमारी एयरफोर्स ने, हमारी आदरणीय एयरफोर्स ने शॉर्टलिस्ट किया राफेल और यूरोफाइटर जेट्स को जी। जनवरी 2012 में डसोल्ट एविएशन ने अपनी बिडिंग की लोएस्ट बिड उसकी आई जी। उसके बाद 2014 में 13 मार्च 2014 को वर्क शेयर एग्रीमेंट हुआ HAL और डसोल्ट के बीच में, जिसके अंदर 70% और 30% की भागीदारी थी 108 एयरक्राफ्ट बनाने की जी। उसके बाद सरकार बदलती है, सरकार नहीं आती है, नई सरकार आने के बाद भी प्रोसेस चलता रहा। लेकिन जब मोदी जी वहां फ्रांस में गए तो 2016 में उन्होंने, पूनिया जी बात तो वही निकल कर आई ना, सारे आंकड़े सबको पता है, कई बार आ चुके, कुल मिलाकर 10 साल में आप नहीं दे पाई, ये तो सच्चाई है ना, इसमें क्या जाना। जनरल बख्शी साहब भी हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं और राजीव जेटली साहब भी। मैं बारी बारी चलता हूं। जी जेटली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? चाहता हूं कि अब जनता ने इनको आईना दिखा दिया है और हम उम्मीद नहीं कर रहे थे राहुल गांधी जी से कि जब हम प्रोक्योरमेंट कर रहे थे राफेल विमानों की, उस वक्त पे भी वो उसके बीच में बाधा पैदा करे। देखिए, डसॉल्ट एविएशन के सीईओ ने बिल्कुल स्पष्ट होकर बताया कि किस तरीके से हमारी विमानों की कितनी कीमत है, तभी राहुल गांधी जी शोर मचाते रहे। जी। हेल के डायरेक्टर ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं, क्योंकि हेल के अंदर चंद अधिकारियों से बाहर बैठ के, वो भी जो रिटायर्ड अधिकारी थे, उनसे मिलकर के राहुल गांधी जी संवाद कर रहे थे। उस संवाद में ये बात कह रहे थे, क्या आपने बनाना था, आपने क्यों नहीं बनाया, आप क्यों नहीं बना पाए? अरे भाई, जो अथॉरिटी है हेल, जो अथॉरिटी है वो आपको जवाब दे रही है। हर किसी ने सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट में जाके जो इनको मुक्की खानी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई आप इस तरीके की टिप्पणियां ना कीजिए, उनको माफी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट से जाके। मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने वक्त में नहीं दिया, वजह जो भी रही हो, वजह आपको पता होगी, आपको नहीं पता होगी तो आपके सीनियर्स को जरूर पता होगी कि असली वजह क्या रही। 10 साल तक जो विमानों की प्रोक्योरमेंट थी उसको प्रोलॉन्ग करने की असली वजह क्या रही, वो अभी जीडी बख्शी साहब मेरे आदरणीय है, उन्होंने इस बात को बड़ा स्पष्ट होकर बताया। मेरी बात पे शायद विश्वास ना होता, उनकी बात पे विश्वास हो गया होगा, क्योंकि वो सेना के सीनियर अधिकारी रहे और उन्होंने प्रथा देखी है, किस तरीके की प्रथाएं चलती है प्रोक्योरमेंट के अंदर बात। और आज यहाँ पर इतनी इश्यू इतना है कि ठीक है, सोनिया साहब मेरे को एक समझदार और ईमानदार और शरीफ व्यक्ति लगते हैं, कांग्रेस वाले अभी पूरे के पूरे जिसे कहते हैं ना ढले नहीं है उसमें, तो इसलिए वो कई बातों को एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं। जनरल खंडूरी साहब का इन्होंने नाम लिया कि डिफेंस स्टैंडिंग काउंसिल के अंदर उन्होंने कहा कि हमारी ये जरूरतें हैं, तो मुझे लगता है पुनिया साहब शायद ये बात सोच के बोलते हैं कि अगर जनरल खंडूरी साहब ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब कितना खामियाजा आर्मी को आज की बजाओं से उठाना पड़ा था। आज जो अचीवमेंट है, मैं अचीवमेंट नहीं कहूंगा, अभी हमने अचीव नहीं करा सब कुछ, लेकिन जहां पर बैकलॉग था, जो रुक गई थी चीजें, उसको दोबारा से चलाने के लिए जितनी तेजी से प्रक्रियाएं हुई है वो हमारी सेनाएं भी देख रही है, वो हमारा देश भी देख रहा है और हमारा देश भी देख रहा है। और ये विपक्ष को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ठीक है, हमसे कमियां रही, हमारी जरूरतें ज्यादा थी, हमने अपनी जरूरतों को तवज्जो दी, आर्मी की जरूरतों को कम तवज्जो दी, अपनी जरूरतों के हिसाब से हमने देश के साथ कहीं ना कहीं धोखा किया या गद्दारी करी। तो गद्दारी शब्द नहीं कहूंगा क्योंकि गद्दारी एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ धोखा किया, क्योंकि आप अपनी जरूरतों को दरकिनार करते तो आज शायद हमारे पास सैकड़ों की तादाद, अपनी जरूरतों को दरकिनार करते तो शायद ज्यादा बेहतर हालात होते। मेरे साथ अनिरुद्ध सिंह जी। अनिरुद्ध जी, आप बड़ी देर से चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस दरअसल सही बात को कह पाने में चूक जाती है? कांग्रेस को जब बात यह करनी चाहिए थी कि आपके ही पुराने नेता, आपके ही पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 126 विमानों की जरूरत महसूस की थी। वक्त के साथ हमारी जरूरतें और बढ़ी हैं, घटी नहीं है, और तब आप केवल 36 विमानों का सौदा करके उपलब्धि बता रहे हैं, देश को किस तरीके से झांसा दे रहे हैं। यह बात करने के स्थान पर कांग्रेस कहीं कीमत के संदर्भ में, कहीं तरीके के संदर्भ में उलझ गई। क्या आपको अभी भी नहीं लगता है कि इस देश की जो रक्षा जरूरतें हैं उसके मुकाबले जो कुछ हो रहा है वो कम है, इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे बेहतर होना चाहिए? इसकी बात करने के स्थान पर कहीं भ्रमित हो जाते हैं हम लोग और सेना की जरूरतों के संदर्भ में आंख मूंद लेते हैं। जय अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी से हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। बख्शी साहब कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे पूरी बातचीत के दौरान,
बख्शी साहब से पूछते हैं। जी बख्शी साहब। देखिए, मैं समझाना चाहता हूँ कि ये 120 रफाल की जब बात हो रही थी तो 36 पे क्यों मामला अटक गया? इसलिए अटक गया कि जो रिमार्क्स एंटनी साहब फाइल में छोड़ गए थे कि जब तक सॉवरेन, जब तक गारंटी नहीं देती रफाल, तब तक वो ये बात हो ही नहीं सकती। वो तो सौदा ठप कर गए थे ना अपनी तरफ से, क्लोज, फाइल बंद हो चुकी थी। दोबारा अगर करना था तो आपको नया केस शुरू करना पड़ा, इसीलिए 36 की बात हुई। और हमारी उम्मीद उस वक्त भी थी और हमको पक्का यकीन है कि अब 36 और खरीदे जाएंगे। कम से कम हमको जो है ये जितने हमारे पास मिराज 2000 है, 2 स्क्वाड्रन के 4 स्क्वाड्रन हमारे पास होने चाहिए, रफाल के भी कम से कम। और अब जो है, जो इंडिया स्पेसिफिक जो हमने मांगी थी अपग्रेडेशन, वो हो चुकी है, उनके लिए पेमेंट हो चुकी है। तो अब $6 बिलियन में आप जो है बाकी 36 रफाल और खरीद सकते हैं, 2 स्क्वाड्रन और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये हो जाएगा। कम से कम हमको ये चाहिए। 115 जहाजों और की अभी जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसको पूरा तेज किया जाना चाहिए। देखिए, क्योंकि जब चीन का झटका आया तब हमको एकदम से 30 जहाज खरीदने पड़े और आप इस तरह इमरजेंसी में खरीदेंगे। ये तो अच्छा है कि रूस ने सस्ते में दे दिए हैं, क्योंकि बहुत देर से उनके वो वहां पड़े हुए थे और वो वही MiG-29 जहाज हैं, Su-30 हैं, जो कि हम ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब वो फटाफट सब इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ हमारे पास है। लेकिन देखिए साहब, खतरा हमारे देश पे मंडरा रहा है और मेरी सरकार से हाथ जोड़कर अपील है कि बिल्कुल अभी जो है वो किसी भी तरह की बाधा ना आने दे, कोई ब्यूरोक्रेट को टांग ना अड़ाने दे और जो खतरा है उसको मद्देनजर रखते हुए 2 फ्रंट वॉर के खतरे के लिए हम तैयार हो जाए। जो इफ यू वांट पीस, बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आप युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे, शायद आपको युद्ध ना करना पड़े। लेकिन अगर आप युद्ध के लिए तैयारी ना करेंगे, आपके नौकरशाह टांगे अड़ाएंगे, जिस तरह की उनको आदत है कि वो अड़ंगे लगाना, देर करना, डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, कि मेरे टाइम में ना हो, मेरे ऊपर कोई लाछन ना आए, मैं रिटायर हो जाऊं, उसके बाद एयरफोर्स को मिले, आर्मी को मिले, बहुत गलत चीज है साहब। बहुत गलत चीज है, ये कहना है जनरल बख्शी साहब का। मैं एक बार फिर अनिरुद्ध जी के पास कोशिश करता हूं, अनिरुद्ध जी से समझना चाहता हूं कि कांग्रेस को देश की जरूरतों के संदर्भ में सरोकार रखने में परेशानी कहां जा रही है? जब बात होनी चाहिए कि हमें विमान कितने चाहिए, तब आप केवल कीमतों के संदर्भ में उलझ गए। इस नाकामी के संदर्भ में कोई स्पष्टता नहीं है कि 10 साल आपकी सरकार रही, आप खुद कुछ नहीं कर सके। वर्तमान सरकार अगर कर रही है, आप समर्थन नहीं कर सकते तो कम से कम मौन रह ले, विरोध के रूप में क्यों दिखते हैं? क्या कहेंगे अनिरुद्ध जी आप? हिमांशु जी नमस्कार। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स को मैं बड़ी अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहूंगा, जिनको 5 विमानों की डिलीवरी मिली है जी। साथ में मैं ये भी बोलना चाहूंगा, जो कि शोर मचाने वाली बात आपने करी, समय के साथ जरूरतें बढ़ती हैं और जैसे जैसे क्योंकि काफी समय हो गया है हमारे पास प्लेन्स, नए एयरक्राफ्ट नहीं आए हैं, नेचुरली जो है नए प्लेन्स की जरूरत है। ये अब 126 नहीं, कम से कम 250 प्लेन्स की जरूरत है आज के समय में जी। पर शोर मचाने की जहां तक बात है, शोर इसलिए मचा रहे थे कि 526 करोड़ का एयरक्राफ्ट 1600 करोड़ में क्यों खरीदा, क्यों 10 दिन पहले जो अनिल अंबानी की कंपनी बनी, उसको केवल जिनके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था उनको जो है इसकी टेंडर दिया गया। क्यों HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को के थ्रू काम नहीं किया गया? शोर इसलिए था जी। शोर इसलिए नहीं है कि विमान क्यों खरीद रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारे देश की शान है, हमारे एयरफोर्स आर्मी की और एयरफोर्स की फोर्सेस की हमारी शान बढ़ेगी। क्यों शोर इसलिए भी था, क्यों डिफेंस मिनिस्टर को मिस्टर पारेकर थे, उनको क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? हम इन मुद्दों पे शोर मचा रहे थे। ये कोई मुद्दा नहीं था कि विमान क्यों खरीदे जा रहे हैं जी, कम क्यों खरीदे जा रहे हैं, इस पे शोर था भाई। तो मैं अपनी तरफ से ये जो आपका सवाल है इसका जवाब देना चाहूंगा। लेकिन आप क्या इस बात को स्वीकारने में हिचकिचाएंगे अनिरुद्ध जी? 10 साल आपकी सरकार थी, चूक गई इस देश की रक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के मुद्दे पर।
या इसमें भी आपको लगता है कि भाजपा की कोई साजिश है आपके संदर्भ में, इन आरोपों के संदर्भ में? नहीं, इसमें मैं नहीं समझता कि कोई भाजपा की कोई इसमें कोई षड्यंत्र या वो था, लेकिन ऐसी बड़ी डील्स में आप समझते हैं, जैसे मेजर जनरल बख्शी साहब ने बताया, एक प्रोसेस होता है, कई कमेटी से गुजरना पड़ता है, नेगोशिएशंस होती है, टेक्निकलिटी पे बात होती है, तो इसमें समय लगता ही लगता है। और शॉर्ट लिस्टिंग कितनी कंपनीज की 5-6 कंपनीज की शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, इसमें समय लगता है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा समय अधिक लग गया, इसलिए ये आपकी बात बिल्कुल मानने लायक है। अनिरुद्ध जी शरीफ आदमी है, एक सीमा तक जितना पार्टी में रह के बोल सकते हैं उतनी स्वीकारोक्ति करने की उन्होंने कोशिश की है। मुझे लगता है राजीव जेटली जी के लिए इतना पर्याप्त है अनिरुद्ध जी की स्वीकारोक्ति। बहरहाल मैं कैप्टन देवनाथ साहब के पास में वापस आ रहा हूं। देवनाथ साहब, हम राफेल के संदर्भ में बड़े उत्साहित हैं, पर जो इसके संदर्भ में एक्सपर्ट की राय है वो ये बताती है कि इस विमान के चयन में कीमत एक बड़ा कारण रही थी। 6 विमान शॉर्टलिस्ट हुए थे हमारी जरूरतों के मद्देनजर, और उनमें से 2 जो एक जिक्र किया विनीत पुनिया जी ने, एक यूरो फाइटर था, दूसरा राफेल था। L1 राफेल आया इसलिए हमने सिलेक्ट किया। 4th जनरेशन का ये एयरक्राफ्ट बताया जाता है। अगर पाकिस्तान के संदर्भ में मुकाबला करते हैं तो F-16 के मुकाबले बेहतर विमान है, किसी को संशय नहीं। पर हमारे सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती, बख्शी साहब कई बार ये बात बोल चुके हैं कि पहला दुश्मन चीन है, और चीन के पास में 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, और हम फिर भी राफेल पर मुग्ध हैं। ऐसा तो नहीं कि हमें अपनी सरकार जो बताती है बस उसी को मान लेने की बीमारी हो गई है। दुनिया कहां जा रही है, पड़ोस में हालात क्या बन रहे हैं, उनसे अनभिज्ञ रह के कौन सी वाहवाही लेना चाह रहे हैं। 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट चीन के पास, और फिर भी हम दहाड़ रहे हैं कि हमारे पास राफेल आ गया। असलियत से मुंह तो नहीं चुरा रहे हम? देखिए, जो दावा कर रहा है कुछ जनरेशन एयरक्राफ्ट, उसको कि हम J-20 बताते हैं जी, वो अभी तक भी एक्सपेरिमेंटल और ट्रायल स्टेज पर J-20 की फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस अभी तक नहीं हुई है जी, बहुत कम तादाद में बने हैं जी, बहुत कम तिब्बत में डिप्लॉय हुए हैं। जी, ज्यादातर जो बने हैं वो इतने बढ़िया नहीं है क्योंकि उनके पास उनका इंजन बनाने की क्षमता नहीं है। जी, उनकी इंजन अभी भी रूस से लाकर J-20 में फिट करता है। जी, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हमारे जो सूट मशीन हैं जो कि तिब्बत के बॉर्डर के साथ उड़ रहे हैं अभी, उनके रेडार में J-20 अक्सर पकड़ा गया है। जी, तो चीन का ये दावा कि J-20 सेल्फ एयरक्राफ्ट है एकदम सही नहीं है। J-20 में उनका जो सरफेस है हवाई जहाज का वो अभी भी मेटेलिक है, जबकि असली सेल्फ एयरक्राफ्ट में एयरक्राफ्ट का जो सरफेस बॉडी होता है वो कार्बन फाइबर से बनता है। जी, तो हमें ये इतना तो है कि अगर युद्ध हुआ तो जी। हम J-20 को हमारी जो कॉम्बिनेशन है राफेल 230 और 10,000 हम उनको हरा सकते हैं। तो ये देवनाथ जी का मानना है कि उनके पास में जो J-20 विमान के संदर्भ में बात कही जाती है 5th जनरेशन के संदर्भ में, राफेल उसके मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा, ये भरोसा है देवनाथ जी का। लेकिन मैं एक बार फिर राजीव जेटली जी के पास में आ रहा हूं। राजीव जेटली जी, आप राफेल उपलब्ध करा रहे हैं, इसके लिए सभी आपको बधाई भी दे रहे हैं, लेकिन सीमा पर जो हालात हैं उसमें कोई सवाल कर दो तो आप देशद्रोही घोषित कर देते हैं सवाल उठाने वालों को। लेकिन लोग ये जानना तो चाहते ही हैं, जैसा जनरल बख्शी साहब ने बताया भी कि 1-1.5 किलोमीटर अगर पीछे चले भी गए तो 15 मिनट की दूरी है। दूरी बहुत लंबी तय करके यहां तक पहुंचे हुए हैं। क्या राफेल के बेड़े में शामिल हो जाने मात्र से चीन जो भारत पर अतिक्रमण करने की कोशिशों में जुटा हुआ है उसे रोक लेंगे, या कुछ योजना है आपकी सरकार के पास में, आपकी पार्टी के पास में? क्योंकि राफेल के बाद क्या, यही हमारा मूल सवाल है। हिमांशु भाई, मैं इस बात का बुरा नहीं मान रहा हूँ कि कोई इस बात का ये प्रश्न उठाए कि चीन क्या कर रहा है, चीन कहाँ तक पीछे हटा। जी, देखिए, हमें दुख तब होता है जब पूरी दुनिया हमारे साथ होती है।
आज चीन को ये स्टेटमेंट देनी पड़ी अफगानिस्तान को और आसपास के हमारे जो देश है उनको स्टेटमेंट देनी पड़ी, उनको बोलना पड़ा कि आप भी पाकिस्तान जैसे क्यों नहीं बन जाते हैं। पूरी दुनिया कुवैत की बात करिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करिए, इंडिया की बात करिए, यूएस की बात करिए, फ्रांस की बात करिए, कोई भी ऐसा देश नहीं है, इंग्लैंड की बात करिए जो भारत के साथ नहीं है। तो जब सब लोग इस बात को जानते हैं कि चीन ने किस तरीके के हालात बनाए हैं, वो चाहे ताइवान में किए हो, वियतनाम में किए हो, हांगकांग में किए हो, पूरा दुनिया इस बात को जानती है और वो जानती है कि भारत का पक्ष सबसे मजबूत है। और चीन के साथ हमारी जो कमांडर लेवल के हमारी जो डिस्कशन हुई है, उस डिस्कशन में भी चीन ने ये बात कही है कि हम पीछे हटने के लिए तैयार। वो डिस्कशन अभी चल रही है, वो डिप्लोमेटिक स्तर पे भी चल रही है, आर्मी स्तर पे भी चल रही है, हर स्तर पे चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज चीन घबराया हुआ है कि भारत जिस अग्रेशन के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उस बॉर्डर पे जाकर चुनौती दे करके आए हैं, चीन को तो खैर वो डर है कि मैं आज भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि भारत वो भारत नहीं जिस भारत को मैं अपनी नजर से देखता था, जिसका मैं आकलन अपनी नजर से करता था। नेतृत्व भी बदला है, सरकारें भी बदली है, हमारी आर्मी जो पहले से जिसको हम सल्यूट करते हुए आ रहे हैं। जी, मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं आपसे, पर आपने कहा कि चीन को यह महसूस हो रहा है। अगर महसूस हो रहा है तो बख्शी साहब ने बताया कि वो कितने किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी सीमा पर चढ़ाया। ये लद्दाख के मामले में, डोकलाम के संदर्भ में भी हमने देखा, अरुणाचल में आप आ रहे ही सैटेलाइट ने बताया है कि वो अरुणाचल के आसपास भी अब जमावट कर रहा है। मोदी जी से इतना ही डर रहा है तो अपनी सेनाओं को इधर तक लेके क्यों आ रहा है? अगर इतना ही डर रहा है, दोनों बात में विरोधाभास नहीं है। सेना लगातार आगे तभी बढ़ती है जब डर नहीं होता, और आप दावा कर रहे हैं कि डर रहा है। सच क्या है? मैं आपको एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर वो बात नहीं रख सकता जो कहनी चाहिए, लेकिन मैं एक बलूच ऑथर को कोट कर रहा हूं। मैं जी, बलूच ऑथर है जिन्होंने इस बात को रखा कि चीन का असली खतरा क्या है। मैं इसलिए अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, मैं उस ऑथर की तरफ से बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चीन का हाईवे जो अक्साई चीन की तरफ जाता है वो काफी करीबी है। चीन को सबसे बड़ा खतरा है कि भारत हमसे कहीं अक्साई चीन ना छीन ले, क्योंकि हम उसके हाईवे के काफी करीब पहुंच जाएंगे। उसको एक अपना डर है, क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री जी हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उन्होंने पार्लियामेंट में इस बात को बोला कि अक्साई चीन हमारा है, हम उसको लेकर के रहेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि मैं इस बात को मैं कोट नहीं कर रहा हूं, इसलिए बलूच ऑथर को कोट करके मैं इस बात को रख रहा हूं कि ये एक खतरा चीन का। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखिए आप, आज चीन कहां खड़ा हुआ है? आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया भारत के साथ डिफेंस एक्सरसाइजेस कर रही है, अमेरिका कर रही है। हम कहां पे वो चुनौती दे रहे हैं चीन को, और हम हर फ्रंट पे दे रहे हैं, हम इकोनॉमिक फ्रंट पे भी दे रहे हैं, हम हर फ्रंट पे उसको चुनौती दे रहे हैं। और आज देखिए दुनिया के सामने चीन कहीं ना कहीं घुटने टेक चुका है, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करिए, यूनाइटेड नेशन की बात कीजिए, तो ये माहौल दिख रहा है। चीन को चुनौती दी है, मोदी जी को लेकर डर रहा है, ये राजीव जेटली जी का दावा है। बलूच ऑथर के हवाले से उन्होंने ये बात भी कोट की है कि भारत अक्साई चीन हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, ये चीन को भय है। बहरहाल जनरल बख्शी साहब कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, बख्शी साहब के पास चलेंगे, फिर आखिरी बातचीत के लिए पूनिया जी के पास चलेंगे। जी बख्शी साहब। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया चीन के जो तमाशे हैं उनसे तंग आ चुकी है। जी, चीन ने ये कोरोना की बीमारी पूरे विश्व में फैलाई है। ये चाइनीज वायरस है, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। दुनिया के 130 देशों ने चीन के खिलाफ ये कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि अटकल लगाई जा रही है कि ये नेचुरल एपिडेमिक नहीं है, ये वुहान वायरोलॉजी की लेबोरेटरी में बनाई गई एक वायरस है, जिसे एक्सीडेंटली या जानबूझकर रिलीज किया गया है और पूरी दुनिया में फैलाया है। कोई जो है 16 करोड़ लोग संक्रमित हुए हैं, कोई 6.5-7 लाख लोग बेचारे मर गए। सारी दुनिया चीन को कोस रही है। चीन को थोड़ा लज्जा होने के बजाय, थोड़ा अपोलोजेटिक होने के बजाय चीन आक्रामक तेवर दिखा रहा है, अपनी पूरी पेरिफेरी पे वो दादागिरी कर रहा है। इस वक्त अगर आप चीन के खिलाफ फर्म स्टैंड लेंगे, पूरी दुनिया आपकी वाहवाही करेगी, पूरी दुनिया आपको सपोर्ट देगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात बख्शी साहब कह रहे हैं कि चीन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए बड़ा अनुकूल मौका है। मैंने कहा तो था कि मैं विनीत पुनिया के पास चलूंगा, लेकिन अनिरुद्ध जी से मेरी आज विस्तार से बात नहीं हो पाई। एक सवाल उनसे करना चाहता हूं। जेटली साहब ने बलूच ऑथर के हवाले से अनिरुद्ध जी कहा है
क्या वर्तमान में जो देश की सरकार है, नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, उसके संदर्भ में यह उम्मीद, यह भरोसा, यह आशा अनिरुद्ध जी को लगती है कि अक्साई चीन जो कभी आपके सत्ता में रहते हुए छिन गया था भारत से, यह सरकार और यह नेतृत्व वापस उसे भारत का हिस्सा बनवा पाएगा? ऐसी कोई उम्मीद आप करते हैं अनिरुद्ध जी? अनिरुद्ध जी से फिर से हमारा संपर्क टूट गया। विनीत पुनिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विनीत पुनिया जी की बात सुनते हैं। जी विनीत जी। मैं तो बहुत संक्षिप्त में बात कहूंगा जी कि जो बख्शी साहब ने बात कही, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। और आज जो चिंता की बात है, देश के लिए चिंता की बात होनी चाहिए कि 40,000 अलग अलग एक्सपर्ट्स का अलग अलग राय है, इन्होंने काफी बड़ा नंबर दिया। लेकिन मैं मानता हूं कि चाइना की काफी बड़ी संख्या में फोर्सेस हमारी सीमा के अंदर या सीमा के पास आके बैठी हैं। दूसरी बात, कुछ 4 पॉइंट्स पे चाइना आज भी हमारी धरती पे बैठा है, जिसको हम पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं डिप्लोमेटिक तरह से, और उन चीजों में मैं नहीं जा रहा। और ये पूरे देश के लिए चिंता का सवाल है कि वो हमारी धरती पे आगे क्यों बैठे हैं। और इस में कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं हो सकता कि मैं ये कहूं कि आपने क्या किया और वो ये कहें कि आपने क्या किया, क्योंकि देश की सेना के पीछे पूरा देश इकट्ठा है और पूरा देश इकट्ठा होता है। उसमें कोई और जो मुझे एक ही बात पे आपत्ति है जेटली साहब की, कि उन्होंने कहा कि मोदी जी वहां पे जाके बोल के आए इसलिए चाइना घबराया हुआ है। माफ कीजिए, चाइना हमारी सेना के साहस से, उनकी ताकत से घबराया हुआ है। मोदी जी के जाके बोलने से नहीं घबराया। चलिए, कम से कम पुनिया जी ये तो मान रहे हैं कि चीन घबराया हुआ है, इतना भी क्या कम है। एक बार मैं फिर अनिरुद्ध जी से सवाल कर रहा हूं, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंचती है, कि क्या उन्हें इस सरकार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर ऐसी कोई उम्मीद, ऐसी कोई आशा है कि अक्साई चीन एक बार फिर भारत का हिस्सा हो पाएगा? जी अनिरुद्ध जी। ये जहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी की बात है, उनके ऊपर से देश की जनता को विश्वास उठ गया है। आपको देख ही रहे, आप लोगों के माध्यम से ही चलता पता कि फोर्सेस चाइना जो है कहाँ तक हमारे देश के सीमाओं तक पहुंच गया है। जो नो मैन्स लैंड थी, बिल्कुल हमारा विश्वास उठ चुका है और मैं नहीं समझता हूं कि जो हमारा हिस्सा है हम कभी वापस ले पाएंगे। तो अनिरुद्ध जी को ऐसा कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती कि राजीव जेटली जी ने एक उम्मीद किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जगाई है, तो राफेल के आने के बाद एक उम्मीद आप कर सकते हैं, जो जमीनें आजादी के बाद हमने इस देश की खोई हैं, उसे वापस लेने की दिशा में कुछ कदम शायद हम आगे बढ़ सके। और अगर आगे बढ़ पाते हैं तो राफेल जैसे संसाधनों का जुड़ना सार्थक होता है। अन्यथा केवल राजनीतिक कारणों से इसके पीछे अपनी पीठ थपथपा लेना, क्या इतना ही इस देश के लिए पर्याप्त रहेगा? यह हम सबके लिए विचार का विषय होना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। हमारी आज की प्रासंगिक पंक्तियां कहती हैं कि हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें नहीं मांगता नभ के चांद सितारों से, सत्य कलम की शक्ति पीठ है राजधर्म पर बोलेगी, वर्तमान के अपराधों को समय तुला पर तोलेगी, पांचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के पन्नों में वे सब कायर कहलाएंगे, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, ये युद्धों का परम सत्य है सारा जगत जानता है, लोहा और लहू जब लड़ते हैं तो लहू हारता है। हरिओम पवार की जो ये पंक्तियां हैं, ये देश को हौसला देने के लिए और देश की जरूरतों को व्यक्त करने के लिए। उम्मीद है कि जब जरूरत लोहे की है तो राफेल जैसी ताकत का हमारे से जुड़ना हमारी लोहा संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादर प्रणाम।